यह क्लास 9th है। चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। पहला क्वेश्चन है कोशिका, यानी कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं। तो सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला है एक कोषीय जीव। एक कोषीय जीव तो वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोषीय जीव कहते हैं। उसी एक कोषीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु। अमीबा, पैरामीशियम एवं जीवाणु। अगला है बहुकोषीय जीव। बहुकोषीय जीव क्या है, तो वे जीव जिनका शरीर में कोशिकाएं मिलकर, यानी वे जीव जिनका शरीर में कोशिकाएं मिलकर अलग अलग समूह यानी उत्तक बनाकर अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग कार्य करती है, उसे बहुकोषीय जीव कहते हैं। फिर से बहुकोषीय जीव क्या, तो वे जीव जिनका शरीर में कोशिकाएं मिलकर अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग कार्य करती है, उसे बहुकोषीय जीव कहते हैं, जैसे पौधे, जंतु इत्यादि। सोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो वे अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देते हैं। सारा द्रव्य मुक्त कर देते हैं, क्योंकि इस क्रिया में ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस क्रिया में स्वयं ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आत्मघाती। एक फिर से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने के सहायक होते हैं। यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो वे अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देती है, क्योंकि इस क्रिया में ये स्वयं भी नष्ट हो जाता है, स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, या लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। 5 जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई का अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में
अंतर बताना, तुलना का मतलब दोनों में अंतर बताना है। उत्तर, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। एक साथ पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी इसमें पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हेतु और क्लोरोप्लास्ट होता है। जंतु कोशिका में इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है, यह आकार व आकृति निश्चित करने की कोशिका भित्ति होती है, माने इसका आकार और आकृति निश्चित करने के लिए इसमें कोशिका भित्ति होती है। इसका दूसरा पॉइंट है, कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें कोशिका भित्ति। तीसरा पॉइंट है, रिक्तिका उपस्थित एवं बड़ी होती है, यानी इसमें रिक्त का उपस्थित एवं बड़ी होती है। इसका रिक्तिका अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है, यानी इसका रिक्ता माने जो रिक्त का अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है। अगला पॉइंट है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार हैं। इसमें कोशिकाएं कैसा होता है? चतुर्भुजाकार। और इसका कोशिका विभिन्न आकार के होते हैं, इसका कोशिका विभिन्न आकार के होते हैं। छठा पॉइंट है, इसमें गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं है, यानी इसमें गोल्जी उपकरण है जो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। कैरियोटी और प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में अंतर लिखें। तो प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड प्रोकैरियोटी कोशिका और यूकैरियोटी कोशिका। प्रोकैरियोटी में यानी प्रोकैरियोटी का आकार 1 से 10 मिलीमीटर होता है, 1 से 10 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यूकैरियोटी में इसका आकार 5 से 100 मिलीमीटर से बड़ा होता है, यानी यूकैरियोटी का आकार 5 से 100 मिलीमीटर से बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय क्षेत्र। तो केंद्रीय क्षेत्र कहें किसे? तो झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता, या झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। इधर केंद्र किए क्षेत्र, केंद्र किए क्षेत्र जो चारों ओर से केंद्र किए झिल्ली से घिरा रहता है, उसे क्या कहेंगे? अब अगला पॉइंट है, इसमें प्रोकैरियोटी में क्रोमोसोम की संख्या 1, प्रोकैरियोटी में क्रोमोसोम की संख्या 1 और यूकैरियोटी में क्रोमोसोम की संख्या 1 से अधिक। चौथा पॉइंट है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित होते हैं यानी नहीं होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होती है, यानी इसमें कोशिका उपस्थित होता है, इसमें कोशिका। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? यानी प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका के भीतर होने वाली क्रियाएं, कोशिका के भीतर होने वाली क्रियाएं संभव नहीं होगी। अतः कुछ समय में
कोशिका नष्ट हो जाएगा, कुछ समय में कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट। यदि प्लाज्मा झिल्ली फाट जाए या टूट जाए तो कोशिका के भीतर होने वाली क्रियाएं संभव नहीं होगी, अतः कुछ समय में कोशिका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा, गोल्जी उपकरण चिकने, चपटे व नलिकाकार उपक्रम समूह के रूप में केंद्रक के पास उपस्थित होता है। देखो, ये गोल्जी उपकरण चिकने, चपटे व नलिकाकार उपक्रम समूह के रूप में केंद्रक के पास उपस्थित होता है। ये प्रायः समांतर पंक्तियों में एक ढेर के रूप में होते हैं, और श्रवण का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिका में, इसका मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य कोशिका में संश्लेषित पदार्थों के पैकेज बनाकर कोशिका के अंदर व बाहर के लक्ष्यों को भेजना है। अंदर और बाहर लक्ष्यों को क्या है, भेजना है। यह लाइसोसोम को बनाने में भी सहायक है। यदि गोल्जी उपकरण कोशिका में नहीं होगा, तो श्रवण का कार्य संश्लेषित पदार्थों के पैकेज बनाकर अंदर व बाहर स्थानांतरण तथा लाइसोसोमस बनाने का कार्य नहीं होगा। एक बार फिर से, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों, यानी कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। तो देखो, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। फिर से, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले प्रोटीन कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह पाई जाने वाली खुरदरी आंतरद्रवी जालिका द्वारा संश्लेषित होती है। इसी का लिपिड का निर्माण चिकनी आंतरद्रव्यीय जालिका द्वारा
कार्बनिक कणों के स्रावन से होता है, कार्बनिक कणों के स्रावन से होता है। और ये प्रोटीन व लिपिड, प्रोटीन व लिपिड ही कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। प्रोटीन व लिपिड ही कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, यानी अमीबा अपना भोजन प्राप्त कैसे करता है। तो अमीबा अंतःग्रहण विधि द्वारा, अमीबा अंतःग्रहण विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी अमीबा है जो अमीबा अंतःग्रहण विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी कोशिका झिल्ली, इसका कोशिकीय झिल्ला अत्यधिक लचीली, माने इसका कोशिका झिल्ली है जो अत्यधिक लचीली होती है, जिसके कारण या बाहर के वातावरण में से भोजन के कण और अन्य पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण या बाहर के वातावरण में से भोजन के कण और अन्य पदार्थों को भी ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन, परासरण क्या है? परासरण क्या है? तो किसी अर्धपरागमयम झिल्ली द्वारा जाल के अणुओं का, किसी अर्धपरागमयम झिल्ली द्वारा जाल के अणुओं का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर भ्रमण करना, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर भ्रमण करना परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। फिर से, परासरण क्या है? तो किसी अर्धपरागमयम झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर भ्रमण करना परासरण। कायक वृद्धि तथा मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताइए। कायक वृद्धि और मरम्मत के लिए सूत्री विभाजन या माइटोसिस की आवश्यकता होती है। कायक वृद्धि और मरम्मत के लिए सूत्री विभाजन और माइटोसिस की आवश्यकता होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं मृत एवं विभाजित होती है, उससे सूत्री विभाजन कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? सूत्री विभाजन कहा जाता है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक कोशिका सूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर, यानी सूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है, जिससे कायक कोशिका का निर्माण होता है और अंत में जिससे वृद्धि और मरम्मत के लिए अतिरिक्त कोशिकाएं
मिलती रहती है, जिससे अंत में जिससे वृद्धि और मरम्मत के लिए अतिरिक्त कोशिकाएं मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन है युग्मों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इस विभाजन का महत्व बताइए। इस विभाजन का महत्व बताइए। तो युग्मों के बनने के लिए युग्मों को बनने के लिए अर्धसूत्रण विभाजन या युग्मों के बनने के लिए अर्धसूत्रण विभाजन या मियोसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब कोशिका विभाजित होती है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जब कोशिका विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनते हैं। 2 के जगह कितने कोशिकाएं बनते हैं? 4 नई कोशिकाएं बनते हैं। कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। जो कोशिकाएं होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? आधी हो जाती है। बाद में जब युग्मकों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है